अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को किस तरीके से सेटअप किया जाए EC2 इंस्टेंस पे, और फिर इसके हिसाब से जो चेंजेस करनी होती हैं डेटाबेस पे, वो डेटाबेस किस तरीके से अपलोड की जाए और SSL किस तरीके से किया जाए, और फिर इसकी IP को जो है वो डोमेन से बाइंड किया जाए। तो ये सारे काम हम देखेंगे कि EC2 इंस्टेंस में किस तरीके से होते हैं। बिल्कुल शुरू से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करना होगा। तो ये इंस्टेंस आप देख लीजिए कि हमें आपके हिसाब से कौन सा है। मैं इस वक्त जो इंस्टेंस ले रहा हूँ उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो Amazon Linux 2 ले रहा हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं इसके ऊपर PHP 8.2 जो है वो सेटअप कर लूँगा, और जो है लेटेस्ट वर्डप्रेस भी आ जाएगा। इंस्टेंस की टाइप जो है वो इस वक्त मैं T2 लार्ज लूँगा, और की पेयर नया बनाने के बजाय एक पुराना जो है वही यूज़ करूँगा। और सिक्योरिटी ग्रुप में मैं यहाँ से लॉन्च विज़ार्ड 8 ले लूँगा। डिस्क स्पेस क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे क्लाइंट की जो फाइल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो 128 GB, और फिर लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो इंस्टेंस रेडी हो गया। तो जब हम अपने EC2 डैशबोर्ड में जाएंगे और रनिंग इंस्टेंस में देखेंगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको एक IP जो है वो असाइन हो गई है, लेकिन हम जो है वो इसको इलास्टिक IP असाइन करेंगे। तो इलास्टिक IP में आएंगे और हमारे पास एक IP मौजूद है, तो हम इसको एसोसिएट कर देंगे और इसको हम अपने इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर देंगे। इलास्टिक IP इसको असाइन हो गई है, तो हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी IP के ज़रिए, और इलास्टिक IP जो है वो चेंज नहीं होगी, ये परमानेंट होती है। तो अभी क्योंकि हमारी इंस्टेंस में जो है कुछ मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। तो हम WinSCP से एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, और साथ ही पुट्टी से भी जो है इसको लॉगिन कर लेते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको ऊपर रेफरेंस के तौर पे दूंगा, वो भी आपके बहुत काम आएंगी, तो आप उनको भी देखिएगा। यहाँ पे हम अपने प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त इंस्टेंस है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं कि Amazon Linux एक्स्ट्रास जो हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये यूज़र बिन में मौजूद हैं। तो हम Amazon Linux एक्स्ट्रास से जो है वो ये देखेंगे कि PHP के इस वक्त जो है हमारे पास कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं। हमारे पास इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो PHP 8.2 मौजूद है, और इस वक्त हम यही सेटअप कर लेंगे। तो Amazon Linux एक्स्ट्रास से जो है वो हम इनेबल कर लेंगे PHP 8.2। तो अभी ये PHP जो है वो सेटअप नहीं होगा, हमें जो है 2 कमांड्स जो हैं वो और यूज़ करनी होंगी, जैसे कि ये sudo yum clean metadata। अगर हम sudo नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी। तो sudo करके ये दोनों कमांड से 1 बाय 1 करके हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो है वो PHP 8.2 आ गए। तो हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वर्जन है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे HTTPD, और फिर हम इसकी जो सर्विसेज हैं systemctl से रीस्टार्ट कर देंगे HTTPD को, और Apache CTL को भी रीस्टार्ट कर दें। तो इस वक्त जो है हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ गया होगा war का, और इसमें www और इसमें HTML। अभी हम अगर कोई फ़ाइल यहाँ पे बनाएंगे तो वो फ़ाइल जो है वो नहीं बन पाएगी। उसकी वजह यह है कि EC2 यूज़र को वो राइट्स नहीं मिले हुए होते बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोल्डर के।
तो हम यहाँ पे कुछ राइट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम जैसे कि यहाँ पे अगर इस डायरेक्टरी में भी जाएंगे तो ये हमें परमिशन डिनाइड कह देता है, इस वक्त हमें एक्सेस नहीं है। तो हम अपने जो है EC2 यूज़र को जो है कुछ राइट्स देंगे ताकि हम उससे इजीली इस फोल्डर को एक्सेस कर सकें। ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो मैं ये क्लोज़ करके दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता हूँ। वापस फोल्डर में जाते हैं। अभी भी आप देखिएगा परमिशन डिनाइड है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे EC2 यूज़र को राइट्स दे देते हैं इस फोल्डर के। अब एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.html और इसमें लिखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए आप, क्योंकि राइट्स हमें मिल गए हैं और ये फ़ाइल यहाँ पे सेव हो गए। तो जब हम अपने IP को एक्सेस करेंगे तो हमें HTML की फ़ाइल नज़र आ जाएगी। मज़ीद जो है वो राइट्स असाइन कर देते हैं। जब चाहे आप अपने राइट्स को चेंज कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग सेटअप जो है काफ़ी सारे राइट्स असाइन कर सकते हैं ताकि आपका सेटअप जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाए, आप टाइमली सारे काम कर सकें, थोड़ा तेज़ वर्क हो जाए। और जैसे ही आप देखें कि आपका सर्वर जो है वो पूरा सेटअप है तो फिर उसके बाद आप राइट्स चेंज कर दीजिए। तो अब PHP के कुछ एड-ऑन्स कर लेते हैं। PHP के एड-ऑन्स के बाद हम MariaDB को सेटअप करते हैं। MariaDB भी सेटअप हो गया। MariaDB की सर्विसेज को स्टार्ट कर देते हैं। और इनेबल कर देते हैं। अब हमें MySQL की इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता तो हमें एम्प्टी पासवर्ड एंटर करना होगा। न्यू पासवर्ड सेट कर दें। बाकी सारी चीज़ों को यस यस करते हुए निकल जाएंगे। अब हम जो है वो wget को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हमें PHP My Admin जो है वो सेटअप करना है ताकि हम GUI को करते हुए इजीली डेटाबेसेस सेट कर लें। तो PHP My Admin डाउनलोड पे आइए। यहाँ पे आपको यहाँ से डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए और wget के साथ पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़िप फाइल आपके पास आ गई है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और WinSCP से भी चाहें तो आप अनजिप कर सकते हैं और चाहें तो पुट्टी से भी कर सकते हैं। तो ये अनजिप हो गई है हमारे पास।
इसका भी मैं नेम जो है वो चेंज कर रहा हूँ। और अब हम इसको अपनी IP से एक्सेस करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे /php/myadmin और ये पेज हमारे पास आ गया, एक्सेस हो गया। अब हम यहाँ पे 2 डेटाबेसेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे जो कि हमें क्लाइंट के लिए चाहिए। इसके बाद हम सेटअप करेंगे गिट। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपको गिट चाहिए तो आप रखिए, नहीं तो इसको इग्नोर कर दीजिए। और मैं यहाँ पे कंपोज़र भी जो है वो सेटअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपोज़र भी चाहिए होगा। तो ये मैं कंपोज़र का जो है कंप्लीट सेटअप आपको करके दिखा रहा हूँ। कंपोज़र की जो फ़ाइल है वो इस वक्त आ गई है हमारे पास, तो हम इसको मूव कर लेंगे। इसके बाद हमें कुछ चेंजेस करनी होंगी httpd config की फ़ाइल में। तो हम उधर आ जाते हैं फ़ाइल में। यहाँ पे हम फ़ोल्डर सर्च करेंगे /var/www और HTML। और इसको कर देंगे अलाउ ओवरराइड नन से अलाउ ओवरराइड ऑल। तो इससे ये होगा कि हमारे जितने भी इनर राउट होंगे वो सारे वर्किंग करना शुरू कर देंगे, वरना नहीं तो फिर अगर ये चीज़ आप चेंज नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आपको होम राउट ही चला के देगा। अब बारी है SSL को सेट करने की। तो SSL सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले एक लोकल होस्ट की जो है वो जनरेट करनी होगी OpenSSL के ज़रिए, और उसके बाद हम एक CSR जो है वो जनरेट करेंगे OpenSSL की कमांड की मदद से और इस लोकल की को यूज़ करते हुए। तो मैं इसका नाम जो है वो इस CSR का जो है वो roofing.pem रख रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो है वो CSR आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे फायरवॉल और मोड SSL को सेटअप कर लेंगे। फिर हम चलते हैं ये php/myadmin की कॉन्फ़िग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे पास कई एक तरीके हैं, हम चाहें तो डेटाबेस को php/myadmin से भी अपलोड कर सकते हैं, और इसको अपलोड करने के लिए बेहतर है कि हम यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी जो है वो यूज़ करें। तो अपलोड डायरेक्टरी में चाहे फ़ाइल कितनी भी बड़ी हो वो उसको इंपोर्ट कर देगा। ये तरीका भी ठीक है, थोड़ा फास्ट है। अगर आपके पास डेटाबेसेस में ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लेस करना हो तो ये मेथड अच्छा है, वरना इससे ज़्यादा फास्ट जो मेथड है वो ये है कि आप सीधा MySQL की कमांड के ज़रिए जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। तो सबसे फास्ट मेथड वही होता है। तो मैं आपको दोनों मेथड अभी बताता हूँ। तो ये सेव dir और अपलोड की डायरेक्टरी दोनों हमने सेट कर ली हैं। तो यहाँ पे अपलोड हमारे पास मौजूद है। और हम ये अपनी SQL की जो फ़ाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये हमारे पास अपलोड हो गई, और हम अपने php/myadmin में आएंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे
और इसके बाद सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट पे आ जाइए और जिस डेटाबेस को आपने इंपोर्ट करना हो उसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये डेटाबेस आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। सेकंड जो मेथड है वो ये है कि हमारे पास एक्चुअली लिमिटेशन होती है पीएचपी बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपके पास अपलोड की जो साइज़ होती है मैक्सिमम वो 8 MB जो है वो अलाउ हुआ है। तो हम यहाँ पे पीएचपी की जो INI फाइल्स होती हैं वहाँ पे हम एक और INI फाइल क्रिएट करके कुछ कीज़ हम एंटर कर सकते हैं, जैसे कि अपलोड मैक्स फाइल साइज़, पोस्ट मैक्स साइज़, और इसके बाद एक और थर्ड भी होता है, वो भी मैं अभी आपको करके बता देता हूँ, वो होता है मैक्सिमम एग्जीक्यूशन। तो इस वक्त देखिए आपके पास मैक्सिमम साइज है वो 100 MB हो गया है। अगर हमें मैक्सिमम एग्जीक्यूशन चाहिए हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको 300 रख देते हैं, 300 इज़ इनफ। तो लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, HTTPD में कभी कभार जो है वो कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि ये क्यों आ रहा है। तो वो सर्विसेज आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होती। अब इसको डीबग कैसे किया जाए कि आखिर वो क्या वजह है कि ये HTTPD की सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये बहुत सिंपल सी मैं आपको कमांड बता रहा हूँ। इसको यूज़ करते हुए आप इसको ईज़िली डीबग कर सकते हैं। और ये जो कमांड है वो है सर्विस HTTPD config test। तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम मौजूद है, तो आप इजीली उसको डायग्नोस कर लें। इसके बाद MySQL के ज़रिए डेटाबेस को इंपोर्ट करना सबसे बेस्ट है। आप sudo करके MySQL-u root-p और डेटाबेस का नेम और इंपोर्ट फाइल का नेम कर लें, तो वो फ़ौरन से जो है आपके पास विथिन सेकेंड से विथिन मिनट जो है वो आपके पास पूरी की पूरी डेटाबेस अपलोड हो जाती है। वर्डप्रेस की डेटाबेस अपलोड करने के बाद जो सबसे पहला इशू आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो URL होते हैं, होम URL, वो कई एक जगह पे मौजूद होते हैं, ख़ासकर इन 3 जगहों पे, एक ऑप्शंस, एक वर्डप्रेस की पोस्ट मेटा में और वर्डप्रेस की पोस्ट में। तो ऑप्शन, पोस्ट मेटा और पोस्ट, ये 3 टेबल्स ऐसे हैं जिसमें आपको ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपका होम URL मौजूद होता है। और जब भी आप इसको कहीं पे अपलोड करेंगे तो फिर आपको ये सारे के सारे लिंक्स जो है वो चेंज करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सारे इनको बताता हूँ कि भाई किस किस टेबल में आपको किस तरीके से ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। जैसे ये W पोस्ट है तो W पोस्ट में जो है हमें GUID में ये वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे ये 3000 एंट्रीज हैं, कहीं पे 9 हैं। तो अब इसको क्या करना है, हमें इन टेबल्स को अपडेट करना है। तो हम अपडेट कर देंगे और अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल और सेट कर देंगे उस टेबल की वैल्यू को और रिप्लेस करेंगे कि जो भी आपको URL मिल रहा है, यानी कि ओल्ड URL से न्यू URL पे आपने चेंज कर देना है। तो ये हमने URL जो है वो चेंज कर दिए हैं। इसी तरीके से आप बाकी टेबल्स में भी चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जब आपकी ये पूरी डेटाबेसेस वगैरह सेट हो जाएं तो उसको एक बार एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लीजिए, ताकि इन केस के अगर आपको वापस कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपको रीस्टोर करना हो तो फिर आपके पास ये टेबल्स मौजूद हों, आपको दोबारा वैल्यूज़ चेंज ना करनी पड़े। तो ये यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी आ गए हैं और सर्टिफिकेट्स को हम होम EC2 यूज़र के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेंगे और वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स को स्टोर कर देंगे। अब इन सर्टिफिकेट्स को
यूज़ेबल करने के लिए हमें HTTPD की फ़ाइल में जाएंगे और HTTPD के अंदर जाके उसकी जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है उसको हम एडिट करेंगे और एडिट करेंगे हम HTML के लिए और SSL के लिए कुछ इस तरीके से कि वर्चुअल होस्ट हम क्रिएट कर लेंगे, SSL की फ़ाइल बनाएंगे, सर्टिफिकेट फ़ाइल होगी और इसी तरह से यहाँ पे आप SSL का इंजन ऑन कर देंगे। तो ये मैं आपको एक एक साइट का बता रहा हूँ कि किस तरीके से SSL और किस तरीके से पोर्ट 80 के लिए हम इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हमारे पास इसी सर्वर पे 2 साइट्स हैं, तो हमने एडुकेट रूफिंग और एडुकेट कंस्ट्रक्शन दोनों को सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सिस्टम CTL से HTTPD को स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह अपाची CTL को रीस्टार्ट कर देंगे। MariaDB आप करना चाहें तो कर लें, वरना वैसे तो वो ऑलरेडी स्टार्ट ही हुई हुई होती है। तो ये हमारे पास सेटअप कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।